आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 21 एड्रेनालाइन। जब मैंने विशाल नारंगी मोनोलिथ की चोटी को देखा तो मैं छलावरण में था जो सोलेल का महल था। मैं आज कई बार इस कालकोठरी में गोता लगाने की योजना बना रहा था, ये जानते हुए कि यह नारंगी रंग जल्दी से नीले रंग में बदल जाएगा और कुछ अवांछित ध्यान यहाँ स्थानांतरित करने का कारण बनेगा। लेकिन मैं वर्तमान में बहुत अधिक चिंतित नहीं था। मेरी ताकत को महान माना जा सकता है और मैंने एंडरसन जैसा एक और मामला नहीं देखा जो मुझे कोई मुद्दा लाने के लिए पागलपन से दिखाई दे रहा था। मैंने इतना सोचना बंद कर दिया और ये देखने के लिए उत्सुक था कि मैं इस कालकोठरी को कितना समय तक साफ कर पाऊंगा, जिससे गुजरने में इस शहर के एलीट हंटर स्क्वाड को आधे दिन से अधिक समय लगा। एक मंजिल के साथ एक कालकोठरी जिसमें एक विशाल महल था, जिसमें 20 बेहद बड़े कमरे और एक बॉस हॉल था। मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैंने बुदबुदाते उत्साह के साथ मोनोलिथ के वर्गों में से एक पर अपना हाथ रखा, क्योंकि मुझे मैदानों में स्थानांतरित कर दिया गया था जो क्षितिज पर एक महल दिखा रहा था। मेरी सभी सक्रिय शक्तियां सक्रिय हो गईं, जिससे मेरा शरीर अत्यधिक रंगों से जगमगा उठा। मैंने विलविंड को भी सक्रिय कर दिया, जिसके चलते मेरे चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और जैसे ही मैंने अपने पैरों पर जोर लगाया, मैं वहीं से गायब हो गया। हाँ, मैं 10 मीटर से भी अधिक ऊपर उछल गया और महल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जमीन पर गिरते ही मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि उछलते ही मैं और भी तेजी से आगे की ओर गिर पड़ा। मुझे अपनी इस अद्भुत शक्ति और गति के साथ तालमेल बिठाना पड़ा, जो मुझे मेरे कौशल और बढ़ी हुई क्षमताओं से मिल रही थी। मैं अपनी आखिरी छलांग से नीचे उतरते समय नियंत्रण खो बैठा और महल के विशाल दरवाजे से टकरा गया, जिससे उसकी शांति भंग हो गई और पहले कमरे में मौजूद पहली 10 मूर्तियां जाग उठीं। मैं उनकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे कि मैं ग्रसित हो गया हो और अंत में स्माइट डाला। प्रकाश की 10 सुनहरी तलवारें मेरे ऊपर तब से भी तेजी से दिखाई दी जब मैंने इसे पहली बार फेंका था, जब वे मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नीचे मारो। मैं अपने आप को मदद नहीं कर सका, क्योंकि मैंने इन शब्दों को जोर से कहा और 2 मीटर लंबी सुनहरी तलवार आने वाली मूर्तियों की ओर झुक गई। यही नहीं, सुनहरी तलवार ने आने वाली मूर्तियों को गिराते ही एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फट गई, जिससे धूल और मलबा उड़ गया, क्योंकि मैंने जोर से सांस ली और दृश्य को स्पष्ट देखा। केवल पत्थर जमीन पर बिखरे हुए रह गए थे। हाँ, मैं इसकी हास्यास्पदता पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। 1 सेकंड से भी कम समय में सभी रैंक्सी राक्षस मर गए। मैं उन सभी कौशलों के बारे में सोचते हुए और भी अधिक आश्वस्त था जो मेरी क्षति, कास्ट और हमले की गति को बढ़ाते हैं, साथ ही बढ़ी हुई पेट जो मुझे राक्षसों के बचाव को और अनदेखा करने देते हैं। जैसे ही कमरा 1 मिनट से भी कम समय में बनकर तैयार हुआ, मुझे अपने अंदर एक रोमांच और एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस हुआ और मैं जहां खड़ा था वहां से उठकर अगले कमरे के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने अंदर घुसकर देखा कि अब 11 मूर्तियां हिलने लगीं और मेरे ऊपर 10 और सुनहरी तलवारें प्रकट हो गईं। मैंने तेज गति से आगे बढ़ते हुए सबसे नजदीकी 10 मूर्तियों को निशाना बनाया और झट से 11वीं मूर्ति के सामने आ गया। मैंने तेजी से अपना हाथ घुमाते हुए उसके शरीर पर कई विस्फोटक रून चिपका दिए और उन्हें मेरे ठीक सामने विस्फोट करने का आदेश दिया। एपिसोड 22। जब मैं पास था तो मुझे उन विशाल विस्फोटों को देखना बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा कि कैसे एक जबरदस्त प्रभाव से मूर्ति का शरीर चकनाचूर हो गया। अब 100 दक्षता वाले कौशल आर्केनिस्ट स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन ने उस पूरी शक्ति को बेअसर कर दिया, जो वास्तव में अब गोला नहीं था और मेरे शरीर को ऐसे जकड़ लिया था जैसे वह त्वचा की एक और परत हो। कुछ ही सेकंड में कमरा फिर से खाली हो गया, मेरी सांसें तेज हो गई और मैं तीसरे कमरे में दौड़ पड़ा। स्माइट के एक और प्रयोग से 10 मूर्तियां तुरंत नष्ट हो गईं और मैं शेष 2 मूर्तियों के पास जाकर फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट का प्रयोग करने लगा। 100 डिग्री तापमान तक पहुंचने के बाद ज्वालाओं के लंबे स्तंभ का रंग गहरा हो गया, उसकी लपटें आपस में कसकर जम गईं मानो वे कोई गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ हो। जैसे ही मैंने उसे लंबे रेखीय रूप में ढाला, वह घूमने लगा, जिससे गर्म और दम घोंटने वाली हवाएं चलने लगीं। मैंने ज्वालाओं के उस मोटे तार को आगे की ओर फेंका और जैसे ही वे मूर्तियों के संपर्क में आईं, वे सचमुच पिघल गईं। मैंने 20 कमरों में से 3 कमरे 5 मिनट से भी कम समय में खाली कर दिए थे, इसलिए थोड़ी देर रुककर सांस ली। मेरे चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी और मैं चौथे कमरे की ओर बढ़ गया। अगले कमरों को भी इसी तरह साफ किया गया। पहले स्माइट से शुरुआत की और फिर एक्सप्लोसिव रून या फ्लेम्स ऑफ टॉर्मेंट का इस्तेमाल किया। 10वें कमरे से शुरू करके जैसे ही पहले 10 स्टैच्यू पहले स्माइट से चकनाचूर हुए, मैंने तुरंत एक और स्माइट का इस्तेमाल किया और उन्हें रिकॉर्ड समय में खत्म कर दिया।
मैं अब बॉस के कमरे की ओर जाने वाले विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था और मैंने खुद को संभालते हुए बेसब्री से अंदर कदम रखा। टाइटन हमेशा की तरह विशालकाय था, अपनी 10 मीटर की विशालता का भयानक प्रदर्शन कर रहा था। मेरे अंदर आते ही 10 सुनहरी तलवारें उस पर टूट पड़ीं, जिससे उसके बगल में खड़े 10 गार्ड कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। जैसे ही पहरेदार नष्ट हुए, उस विशालकाय राक्षस ने अपनी खाली आंखें खोलीं और मेरी ओर बढ़ने लगा। उसके भारी कदमों से जमीन कांप उठी। मैंने देखा कि बॉस धमकी भरे अंदाज में मेरी ओर आ रहा है। तभी प्रकाश की 10 तलवारें प्रकट हुईं, फिर 10 और फिर 10 और, क्योंकि स्माइट को लगातार 3 बार इस्तेमाल किया गया। मैंने पहले 10 को एक तंग गोलाकार गठन में बॉस की ओर गोली चलाने का आदेश दिया। वे उसकी छाती पर टूट पड़े, जिससे उसका आगे बढ़ना रुक गया और वह पीछे हट गया। अगले 10 एक के बाद एक ऊपर उड़े और बार बार उसी जगह पर हमला किया जहां मैं टाइटन के सिर पर निशाना साध रहा था। उस पर विस्फोट करते हुए उसे और भी पीछे धकेल दिया। आखिरी 10 उड़े और कुछ मीटर दूर गर्दन के चारों ओर घेरा बनाकर आगे बढ़े, जब वह अभी भी भ्रमित था। इससे पहले कि वह दहाड़ पाता या कुछ और कर पाता, 10 सुनहरी तलवारें चारों दिशाओं से उसकी गर्दन पर आ गिरी। जिंग! टाइटन कुछ सेकंड तक लड़खड़ाया, फिर घनी लपटों का एक स्तंभ लगभग नष्ट हो चुकी उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गया और उसे जकड़ते हुए अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को पिघलाने लगा। एक और सेकंड बीता और फिर विशाल हॉल में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। टाइटन का सिर अब जमीन पर पड़ा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था, मैंने अपने सामने इस अविश्वसनीय दृश्य को देखा, जैसे कि यह कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने अभी किया था। विशाल बॉस, जिसे शिकार करने के लिए एक पूरी पार्टी की आवश्यकता थी, मुझे नीचे ले जाने में 1 मिनट से भी कम समय लगा था। मैंने अपने सामने के दृश्य को स्वीकार करने के बाद एक शर्मनाक रूप से जोर से विजयी चीख दी और एक बार फिर इसका आनंद लिया। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे और महल पूरी तरह से साफ हो गया था। एक हरा क्रिस्टल गुलाब क्योंकि लूट का एक चमकता हुआ ढेर बॉस के बगल में दिखाई दिया। तब से मैं एक पागल की तरह सोलेल के महल को दोहराता रहा। 8 घंटे बाद मैंने असंभव रूप से 24 से अधिक बार कालकोठरी को साफ कर दिया था। मेरी समाशोधन 1 घंटे में औसतन 3 बार। अंत में मैंने अपने भंडारण के छल्ले में 1 टन रैंक सी कोर, 15 रैंक सी कौशल, 1 रैंक बी कौशल और 5 नए आइटम रखे। 22 तीव्र वृद्धि। मुझे ये रैंक सी कालकोठरी बेहद पसंद आए। सिर्फ एक ही मंजिल थी जहां सारे राक्षस एक ही जगह पर मौजूद थे। मेरी जैसी स्थिति में किसी के लिए भी इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी जहां मैं रिकॉर्ड समय में सब कुछ खत्म कर सकूं और बेहिसाब मुनाफा कमा सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं इतनी सारी रैंक सी स्किल्स इकट्ठा कर पाऊंगा और इतना भाग्यशाली भी होऊंगा कि मुझे कुछ आइटम्स के साथ रैंक बी स्किल भी मिल जाएगी। हंटर्स सोलेल का कालकोठरी 1 हफ्ते में 2 बार साफ कर रहे थे, इसलिए पिछले कुछ महीनों में उन्होंने शायद इसे लगभग उतने ही समय में साफ कर लिया होगा जितना समय मैंने एक दिन में किया। ये सोचकर ही मैं हैरान रह गया। मेरे दोनों स्टोरेज रिंग कोर्ट स्किल और आइटम की भारी मात्रा में आने से लगभग पूरी तरह भर गए थे। मैं इस समय कालकोठरी के बॉस कक्ष में था, जहां एक टूटा हुआ टाइटन मृत पड़ा था। मैं पहले रैंक सी की वस्तुओं को देख रहा था। वहां इग्नियस आर्मर के 2 जोड़े, एक इग्नियस स्वॉर्ड, फायरी हेल्म और फायरी बूट्स थे। ये सभी उपकरण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एंडरसन पहनता था, लेकिन मुझे इन्हें पहनने से पहले इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उससे प्राप्त किए गए उपकरण एक्सप्लोसिव रून द्वारा किए गए भारी विस्फोटों से अभी भी ठीक हो रहे थे। मैंने स्विफ्ट बूट्स से फायरी बूट्स में बदल लिया और एक कवच और हेलमेट पहन लिया। कवच में भी वैसी ही खासियत थी कि वह देखने में बेहद मजबूत पत्थर का बना लग रहा था, फिर भी असामान्य रूप से लचीला था। मेरे सिर पर हेलमेट भी मुझे किसी ग्लेडिएटर जैसा दिखा रहा था, इसलिए मैंने उसे अभी उतार दिया और दुश्मनों का सामना होने पर ही पहनने का फैसला किया। इस आइटम ने मेरी रक्षा क्षमता को काफी हद तक बढ़ा दिया और पहले से सक्रिय कई कौशलों के अलावा प्रतिरोध की एक और परत के रूप में काम किया। इसके बाद प्रचुर मात्रा में कौशल थे, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी मात्रा में धारण करूंगा। अगर मैं उन्हें बेचता तो इनकी कीमत लाखों होती, लेकिन पैसा वह मुख्य चीज नहीं थी जिसके बाद मैं था। मैंने कौशल के माध्यम से देखा कि कौन से मेरे लिए सीखने के लिए वास्तव में प्रभावी थे और इसे 8 तक सीमित कर दिया। बाकी ऐसे कौशल थे जिन्हें सक्रिय करने के लिए या तो धनुष या किसी अन्य विशिष्ट हथियार की आवश्यकता होती थी, या आक्रामक कौशल थे जिनकी शक्ति में वर्तमान में उपयोग कर रहा था। मैं कई सहायक और रक्षात्मक कौशल सीखूंगा, लेकिन मैं अपने मुख्य हमलावर कौशल को बारीकी से जांच के साथ चुनूंगा क्योंकि वे केवल वही हैं जिन्हें मुझे सक्रिय रूप से कास्ट और उपयोग करना है।
अगर मैं बहुत अधिक आक्रामक कौशल रखता हूं और उपयोग करते समय दूसरे से स्विच करता हूं, तो मेरे पास शक्ति के समान स्तर में कई कौशल होंगे और उच्च दक्षता वाले कुछ कौशल नहीं होंगे जिनमें और भी अधिक शक्ति है। मैंने जो 8 क्षमताएं आत्मसात की और सीखी, वे थीं: तेज करना, आपके हमले और कौशल आपके दुश्मनों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। युद्ध घोषणा, स्वयं को और अपने सहयोगियों को प्रेरित करें, जिससे गुण 5% बढ़ जाते हैं। प्रतिशोधा, अपने दुश्मनों से होने वाले कुछ नुकसान को वापस प्रतिबिंबित करें। राजा का क्रोध, एक राजा का क्रोध आप में प्रवाहित होता है, जिससे क्षति में वृद्धि होती है। सैन्य रणनीति, एक मजबूत सैनिक के गुण सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सभी गुण 10 बढ़ जाते हैं। अप्रत्याशित आक्रमण और कास्टिंग गति 10% बढ़ जाती है। तत्वीय क्षति, तत्वों का उपयोग करके किए गए कोई भी हमले विनाशकारी क्षति पहुंचाते हैं। और चुपके से चलना, बिना पता चले आगे बढ़े, क्योंकि आपके द्वारा उत्सर्जित सभी ऊर्जाएं अवशोषित हो जाती हैं। कौशल सीखने और उन्हें सक्रिय करने से मुझे एक अलग ही रोमांच का अनुभव हुआ। सैन्य रणनीति, जिसने मेरे प्रत्येक गुण को 10 अंक तक बढ़ा दिया, उसने जीवन शक्ति और ताकत में निर्दिष्ट मात्रा जोड़ दी, जबकि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमेशा की तरह खाली रही। मुझे जो रैंक बी की स्किल बुक मिली वह स्टील्थ थी, जो इतनी शानदार स्किल थी कि इसकी उपयोगिता के कारण आज मुझे मिली बाकी सभी स्किल्स इससे कहीं बेहतर साबित हुई। एक्टिवेट हुई स्किल्स से निकलने वाले सारे रंग और दिखावटीपन गायब हो गए और मैं बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह लगने लगा, जिसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। मैं कैमोफ्लेज की तरह ही अपने आसपास के वातावरण में घुल-मिल जाने का विकल्प भी चुन सकता हूं। इन दोनों कौशलों को एक साथ इस्तेमाल करना एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। मैं स्टील्थ को हमेशा सक्रिय रखूंगा और कैमोफ्लेज को सक्रिय करूंगा, या स्टील्थ के घुल-मिल जाने वाले प्रभाव का उपयोग तभी करूंगा जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। मुझे रैंक बी के एक पूर्ण विकसित शिकारी की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं था, जिसके पास कई रैंक बी कौशल और आइटम हो, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ताकत रैंक बी के शिखर पर थी, शायद उससे भी ऊपर। हालांकि मैं उन शिकारियों से मिलने से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालूंगा जिनके खिलाफ मैं अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकूं। मेरा अगला कदम 2 भंडारण के छल्ले को भरने वाले कोर की भीड़ को अवशोषित करना था। 1 घंटे के व्यापक अवशोषण के बाद मेरे विशेषता बिंदुओं को 200 तक लाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। अपने शरीर की पैक की गई ताकत को महसूस करते हुए, जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मैंने याद दिलाने के लिए 1 सेकंड लिया कि कैसे मुझे जागे हुए मुश्किल से 1 सप्ताह ही हुआ था। मेरे शरीर को ऐसा लगा कि जब भी मैं चाहूं, ये जबरदस्त शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है, जिससे मुझे उस रास्ते पर और भी अधिक आत्मविश्वास मिल रहा है जिस पर मैं चल रहा था। मैं उठा और कालकोठरी छोड़ने के लिए हरे क्रिस्टल को छुआ, पीछे मुड़कर देखा और कालकोठरी मोनोलिथ को अब हल्के नीले रंग के रंग में देखा। सोलेल का महल अब एक कम जोखिम वाला कालकोठरी था, जिसमें जल्द ही किसी भी समय कालकोठरी टूटने की कोई संभावना नहीं थी। कुछ ही दूरी पर दुकानों और स्टॉलों में तैनात शिकारियों ने कुछ घंटे पहले इस बदलाव को देखा और आपस में चर्चा करने लगे कि उनके शहर में कौन सा चोटी का शिकारी आया है। मैं हर 20 मिनट में मुझे कालकोठरी में प्रवेश करते हुए देखकर उनके सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने छलावरण को उतार दिया, जबकि अभी भी चुपके को सक्रिय रखा और हर 2 घंटे में कौशल प्रभावों से मेरे आसपास के रंगों और कवचों के वर्गीकरण को छिपाया, ताकि वे देख सके कि एक आकृति को कालकोठरी से बाहर ले जाया जा सके और ठीक बाद वापस गोता लगाया जा सके। मैं पहले से ही प्रसिद्ध था और मुझे छिपने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे इस अकथनीय स्तर की ताकत को छिपाना नहीं चाहिए जो मैंने कुछ समय के लिए रखी थी। मैं भविष्य की योजनाओं के लिए अब से अपने लिए एक प्रतिष्ठा बनाना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें केवल एक सतह दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मामले में एक और पागल शिकारी मेरे सामने दिखाई दिया। मुझे उनकी पूरी तरह से देखभाल करने का आत्मविश्वास था, यदि वे केवल उस स्तर की ताकत की उम्मीद कर रहे थे जो मैं दिखा रहा था। यह आखिरी बार था जब मैं आज कालकोठरी छोड़ रहा था, इसलिए मैंने छलावरण का उपयोग नहीं किया। दूर तक रिपोर्टर और कैमरामैन थे जो परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण कर रहे थे और अपने कैमरे मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैंने इसमें से किसी पर भी प्रतिक्रिया नहीं करने की कोशिश की और एक घबराए हुए ड्राइवर से सवारी ली जो लगातार मेरी ओर देखते हुए गति सीमा पर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। जब हम प्रिस्टन रेजिडेंसी लॉजिंग की ओर गए तो मैं इस पर मुस्कुराया। मैं कल सुबह जागृत केंद्र का दौरा करूंगा ये देखने के लिए कि क्या कुछ मूल्य है, लेकिन ये देखते हुए कि मैं वर्तमान में उच्चतम रैंक वाले कालकोठरी को साफ करने वाला व्यक्ति था और सभी लूट को पकड़े हुए था, मुझे संदेह था कि कुछ भी फलदायी होगा। मेरी अगली योजना थी आराम करना। शाम ही हुई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए सोचना बंद करना चाहता था, खूब सारा खाना खाना चाहता था और बस सोना चाहता था।
मुझे पिछले कुछ दिनों से खाए जा रहे झींगा और स्टेक के ढेर याद आ गए और प्रिस्टीन रेसिडेंसी में अपने कमरे की चाबियां लेते ही मैंने 4 प्लेटों का ऑर्डर दे दिया। आज रात आराम की रात होगी। स्टार सिटी में एक व्यक्ति उस शिकारी की प्रोफाइल देख रहा था जिसके बारे में उन्हें कुछ घंटे पहले ही खबर मिली थी। वह वाइस एडमिरल मैग्नार थे, एक सम्मानित अधिकारी जो उस समय अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे जब राक्षस आतंक मचा रहे थे और अंधाधुंध लोगों को मार रहे थे। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए निरंतर परिश्रम और योजना के बल पर यह पद प्राप्त किया था। जिस देश को वह एक बार फिर बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे बस इतना चाहिए था कि लोग अपनी अक्ल ठिकाने लगाएं और उसकी बात सुनें। हाल ही में उसका काम और तनाव काफी बढ़ गया था क्योंकि वह रेंट बी कालकोट्रीट मैंग्रोव दलदल में जाने के लिए प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा था। उन्हें कोर कौशल और आइटम के उत्पादन की जरूरत आम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा थी। उसने उस रिपोर्ट के बारे में सोचा जिसमें साम्राज्य से कुछ ही दूरी पर एक जगह पर मंडरा रहे बड़े खतरे का वर्णन था और फिर एक बार फिर अपने सामने खड़े शिकारी पर ध्यान केंद्रित किया। नोआ ओसेमोंट लगभग एक सप्ताह से सक्रिय और पहले से ही हलचल मचा रहा था। उसे ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। उसने तुरंत आउटर बैंकॉक में तैनात अपने संपर्कों को फोन किया और उन्हें एक संदेश दिया जिसे उन्हें आगे पहुंचाना था। नोआ ओसेमोंट पेशा शिकारी। ऊर्जा 200-40। केंद्र 10। शक्ति 200-60। कौशल F फायरबॉल 100, F हील 53। ई आर्कटिक कवच 100, डी अग्निशिखा 100, डी सेफगार्ड 38, डी डेंजर सेंस 100, डी रफस्किन 23, डी फ्लीटिंग -24, सी आर्कनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र 100, सी छलावरण 83, सी आभा जल्दबाजी 72, सी एक्सप्लोसिव रून -81, सी लाइफ एसेंस -73, सी बढ़ी हुई पैठ 58, सी पुनर्जनन -21, सी बवंडर -33, सी स्माइट 28, सी ग्रेसफुलनेस -21, सी प्रेसिजन -21, सी एडमेंट -21, सी शार्प -4 तारांकन, सी वर्कराय -4 तारांकन, सी रिटिलियन 4 तारांकन, सी किंग्स रेज -4 तारांकन, सी मिलिट्री रणनीति 4 तारांकन, सी अप्रत्याशित 4, सी मौलिक क्षति 4 तारांकन, बी जायंट स्ट्रेंथ -27, बी स्टील 13 तारांकन, उपकरण भंडारण की 2x, सी रिंग, सी उग्र जूते तारांकन, सी आग्नेय कवच तारांकन, सी उग्र पतवार तारांकन। तारांकन = नया।